नमस्कार बंधुओं, कैसे हो सभी सभी भाई बहनों को, मेरे छोटे भाई छोटी बहनों को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हो सभी? अभी मैं कमेंट देख रहा था, आप काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे कि अगर आज होमवर्क करके नहीं लाए होंगे तो सर आज मारेंगे आपको। अरे मारना नहीं है, जो काम प्यार से हो सकता है वो मारने से थोड़ी होता है। तो मैं तो आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा, आप होमवर्क करके ज़रूर लाओगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो देखो, पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे कल के जो प्रश्न थे 5। मैंने कहा था ना कि प्रत्येक दिन हम 5 प्रश्न देंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे अगले दिन। तो कल के हमारे जो 5 प्रश्न थे वो कौन कौन से थे? अच्छा, कुछ कमेंट मैंने देखे ऐसे भी आ रहे थे कि सर ये हमारे इस एग्जाम के लिए भी उपयोगी है क्या, उस एग्जाम के लिए भी उपयोगी है क्या? ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उन सभी एग्जामों के लिए ये उपयोगी क्लास है। वो किसी भी एग्जाम जो हिंदी से संबंधित हो, जिसमें हिंदी व्याकरण लिखा हुआ हो, हर एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास है। ध्यान से समझो। बिल्कुल नमस्कार है सभी को। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का जो सामान्य परिचय भाग 1 जो पहली क्लास थी, उससे संबंधित जो हमने 5 प्रश्न दिए थे, उनमें देखिए भाषा और लिपि में क्या अंतर है। तो मैंने आपको समझाया था भाषा के बारे में भी और लिपि के बारे में भी। देखो, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूं, आप मुझसे जो कुछ भी कहोगे, वो क्या है? भाषा है। तो विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और लिपि क्या है? उस भाषा को समझने के लिए हमने कुछ चिन्ह निश्चित किए हैं, उन निश्चित चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो भाषा क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा क्या होती है? तो इसका ध्यान रखना, भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये तो क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम जो कुछ भी विचार प्रकट करते हैं वो सब किस में आते हैं? भाषा के अंतर। तो विचार अभिव्यक्ति का माध्यम तो क्या है? भाषा है। और उस भाषा को लिपिबद्ध करने, अर्थात मैं ऐसे कहूं, उस भाषा को समझने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो लिपि और भाषा में अंतर यह होता है। अब स्वर और व्यंजन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको जब अंत में क्लास जब अंत कर रहे थे, तो मैंने एक बार आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा में अंतर बताया था। 3 अंतर बताए थे, और जो मुख्य अंतर था वो नहीं का अंतर था। क्या अंतर था? स्वर और व्यंजन के अंतर को अगर स्पष्ट किया जाए तो क्या अंतर होगा? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। होती है, व्यंजन कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। अब स्वर और व्यंजन की तीसरी परिभाषा और लिखी थी, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सबसे पहले क्या सक्रिय होते हैं? फेफड़े। फेफड़ों का काम क्या होता है? अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए, स्वर कहलाते हैं। और स्पर्श करते हुए बाहर निकले तो व्यंजन कहलाते हैं। तो किसका अंतर आ रहा था? नहीं का अंतर आ रहा था। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर आता है वो किसका आता है? नहीं का। अब बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति के क्रम को समझाइए, तो ये तो मैं आपको बड़े विस्तार से समझा चुका था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का जो क्रम था, तो मैंने आपको बताया था सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद क्या आई थी? पाली आई थी। पाली के बाद में क्या आई थी? प्राकृत आई थी। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही भाग क्या है? सौरसेनी है। और इसी से किसका निर्माण हुआ है? हिंदी भाषा का। तो ये इसका क्रम था। तो हिंदी वर्णमाला में अगला है, इसके बाद में हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? तो आज इस पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो कुल स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है?
11 होते हैं स्वर, और 11 कैसे होते हैं? तो ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, इसके बाद में री भी आ जाती है, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है? 11 स्वर होते हैं। ये कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अब बात करें कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो देखो इस पर ध्यान देना है। बात करी जाए अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द क्यों होता है? क्योंकि मान लो मैंने एक अकेला वर्ण लिख दिया, मान लो मैंने अकेला प वर्ण लिख दिया तो इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। मैंने अकेला व लिख दिया, इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। मैंने अकेला न लिख दिया, इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब इन तीनों को मैंने मिला के लिखा पवन, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है या नहीं है? बिल्कुल अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? शब्द होता है। इसकी बड़े विस्तार से चर्चा अभी आगे करेंगे। यहाँ तक ये 5 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, ये पांचों आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था उसके आगे की। तो देखो हम बात कर रहे थे स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बारे में। तो मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन की परिभाषा में जो अंतर आता है वो नहीं का आता है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। अब हम आगे बात करेंगे स्वरों की संख्या की। अब बात करेंगे आगे स्वरों की संख्या की। तो परिभाषा तो लिखने की जरूरत है नहीं, बड़े विस्तार से मैं आपको समझा चुका हूं परिभाषा, और कई बार मैं बोल भी चुका हूं। ठीक है ना? बिल्कुल गणेश साहनी जी, धन्यवाद। आगे देखिए स्वर। अब अगर बात करें स्वरों की संख्या की, तो आपको मैं अभी बता चुका हूं स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। 11 स्वर कैसे कैसे होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। लेकिन इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो ये री स्वर होता है ये हिंदी का नहीं, ये संस्कृत या तत्सम का स्वर होता है। हिंदी का क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए जो री जो जुड़ती है वो सिर्फ संस्कृत शब्दों के साथ। अगर आप री का उच्चारण हिंदी में करते हो तो रे पे लघु ई लगा के करते हो, लेकिन जब तत्सम शब्द में प्रयोग करते हो तो री लगाते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको री से युक्त कोई शब्द मिले तो ध्यान रखना वो संस्कृत भाषा का होगा, हिंदी का नहीं होगा। अब बात करी जाए, अभी तो हमने स्वरों की संख्या की बात करी, लेकिन मात्रा की बात करें तो विशेष ध्यान रखना, मात्रा में जो ए होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती। दीर्घ आ की होती है, लघु ई की होती है, दीर्घ उ ई की होती है, लघु उ, दीर्घ उ, री की होती है, ए की मात्रा है, आई की मात्रा है, ओ की मात्रा होती है और औ की भी मात्रा होती है, लेकिन किसकी मात्रा नहीं होती? ए की मात्रा। तो अब मात्रा क्या है? अगर बात की जाए मात्रा की परिभाषा के बारे में तो ये मात्रा क्या होती है? तो देखो आपको अच्छे से पता है प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। जब उस स्वर को व्यंजन से अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा हो जाता है। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींचते हैं। ये तिरछी रेखा तो क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। लेकिन जब बात करी जाए इसके ऊपर जो मात्रा है जिसका कोई चिन्ह, तो प्रत्येक व्यंजन को लिपिबद्ध करने के लिए प्रत्येक व्यंजन का, प्रत्येक स्वर का कोई ना कोई चिन्ह निश्चित किया जाता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको लिख दिए व्यंजन, स्वर लिख दिए यहाँ पर। अब जितने भी स्वर हैं इनकी कोई ना कोई निश्चित मात्रा होगी। ये मात्रा क्या है? किसी भी वर्ण को लिखने के लिए इनका कोई ना कोई रूप निश्चित किया जाता है। तो ये इसका रूप ऐसा हो जाता है, यही मात्रा होती है।
और इनके ऊपर जो ये आप सिरोरेखा देख रहे हो, ये सिरोरेखा, इसको लिपिबद्ध करने के लिए सिर के ऊपर रेखा खींची जाती है। तो सिरोरेखा क्या है, मात्रा क्या होती है, ये सब आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। तो अब हमने बात करी स्वरों की संख्या की, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। अब इसके बाद में बात की जाए अगर व्यंजन की, अगर मैं यहां बात करूं व्यंजन की, तो हालांकि स्वर और व्यंजन की परिभाषा के बारे में हम बड़े विस्तार से बात कर चुके हैं। तो स्वर की परिभाषा मैंने आपको समझा दी थी, व्यंजन की परिभाषा मैं आपको लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात एक दूसरी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अर्थात स्वरों के सहयोग से। कैसे लिखेंगे, अर्थात स्वरों के सहयोग से, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है, स्वर के सहयोग से, बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। अब बात करें अगर व्यंजनों की संख्या की, अगर बात की जाए व्यंजनों की संख्या की, तो व्यंजनों की संख्या की बात करनी हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। अब यहां पर आपको बहुत सारी बातें समझनी है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, यहां बहुत सारी चीज आपको समझनी है, तो ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, स्कूल की याद तो आएगी, क्योंकि बहुत दिन से स्कूल गए भी नहीं हो। एक बार दोबारा से एडमिशन ले लो, 10वीं में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर बात करी जाए अगर व्यंजनों की संख्या की, तो आपने स्वरों की संख्या कितनी कही, 11। मैं कह रहा हूं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कैसे कैसे 33 होती है, ये बात भी आपको ध्यान से समझनी है। तो देखो, का से लेकर मां तक, अब यहां पर आपको कई बातें ध्यान से समझनी है। का से लेकर मां तक कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 व्यंजन जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखो, एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, स्पर्शी 16 होते हैं। अब स्पर्शी 16 कैसे होंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्पर्शी 16 कैसे होंगे, देखो इसमें कै वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, इनके प्रारंभ के चारों वर्ण, पै वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी। और स्पर्शी में भी किस में आएंगे, ये इसका भी ध्यान रखना। कै वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण ये किस में आएंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इन 16 वर्णों को हम स्पर्शी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं। अब इसके बाद में 16 के बाद बाकी कितने रहे, 9।
कितने बाकी रहे? 9। अब इन 9 में क्या क्या आएंगे? तो देखिए पंचम वर्ण कितने होते हैं? 5, इसमें ही आएंगे। और येरे लेवे 4, जिनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? येरे लेवे हैं वो किस में चले जाते हैं? अंतस्थ में। बाकी के 5 ये हो गए च, छ, जय और झय। ये 4 वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी। इनको क्या कहते हैं? 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी, क्योंकि इनमें स्पर्श भी होता है, संघर्ष भी होता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो 16 तो ये हो गए, 4 हो गए छ, छ, जय, जय स्पर्श संघर्षी, 5 हो गए पंचम वर्ण। इन 25 को हम 3 भागों में बांट देंगे, जिनमें 16 जो वर्ण है उनको स्पर्शी कहते हैं और 25 को स्पर्श कहते हैं। यह अंतर आपको अच्छे से पता होना जरूरी है, विशेष ध्यान रखना इस बात का। तो अब आप स्पर्श और स्पर्शी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो का से लेके मां तक 25 हो गए। अब इसके बाद में 4 क्या होते हैं? य, र, ल और व। इन 4 वर्णों को क्या कहते हैं? ये 4 वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद में तीनों से और है, ये जो 4 वर्ण होते हैं इनको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? कारण सहित भी समझना है। इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे कारण के सहित पढ़ेंगे। ऐसा है तो क्यों है? इसका कारण क्या है? होता है ये चीज तो आप किताबों में भी नहीं पढ़ सकते थे क्या? क्या कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है क्या जो किताबों में नहीं होता? आप यहां पढ़ रहे हो, उसका कारण क्या है, क्यों होता है, ये हमें पता होना जरूरी है। तो क्यों होता है? तो जैसे मैंने आपसे कहा, ऊष्म या संघर्षी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब जब बीच का मार्ग छोटा होगा तो जब उसमें से वायु निकलेगी तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब संघर्ष करना पड़ेगा, घर्षण होगा, और घर्षण से वायु कैसी होती है? गर्म। तो संघर्ष के कारण इनको संघर्षी कहते हैं, और संघर्ष या घर्षण के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्म का अर्थ ही गर्म होता है। तो किसी भी चीज का कोई नाम होता है, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने जो चर्चा करी है वो किसकी करी है? स्वर और व्यंजनों की संख्या की। अब इसके अलावा आगे भी महत्वपूर्ण बात समझनी है। देखो, प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझना। यहां मैं एक नोट लगा के लिख रहा हूं जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष, और इस विशेष का ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अगर संख्या की बात की जाए, हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो विशेष ध्यान रखना, 44 होती है। वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होगी? 44 होगी। लेकिन कुल वर्णों की बात करी जाए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, अब बात की जाए कुल वर्णों की संख्या की, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या की बात की जाए तो वर्णों की संख्या तो होती है 44, लेकिन कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कई पुस्तकों में 44, कई में 46, कई में 48, कई में 52, कई में 54, कई में 56 अलग अलग मिलेंगे। कैसे 52 होती है ये बात ध्यान रखना है। देखो,
सबसे पहला स्वर कितने पढ़े आपने? 11। स्वरों की संख्या कितनी पढ़ी थी? 11। अभी आपको मैंने बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हमने व्यंजन पढ़े थे जिनको हमने 3 भागों में बांट के पढ़ा था, 33। तो वर्ण कितने हो गए? 44। स्वर तो 11 हो गए और व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। स्वर 11, व्यंजन 33। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? कुल वर्ण। तो कुल वर्णों में आपको ध्यान रखना है स्वर व्यंजन। अब इसके अलावा अयोग वाह, अयोग वाह का मतलब होता है, ए माने नहीं, योग माने जोड़ा जाए, वाह मान जिन्हें ना तो स्वरों में गिना जाए और ना ही व्यंजनों में गिना जाए, बल्कि कुल वर्णों में गिना जाए, वो क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। और अयोग वाह कौन कौन से होते हैं? अंग और ए होते हैं। अब इसके बाद में आगे समझो। तो अभी कितने हुए? 46। 2 होते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उत्क्षिप्त जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अड़ और अड। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ड और ढा के नीचे अगर बिंदी नहीं लग रही, उनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो वो तत्सम होते हैं संस्कृत के। अगर इनके नीचे बिंदी लग गई तो ये तद्भव या हिंदी भाषा के होते हैं। अब इनके उच्चारण में भी बदलाव हो जाता है। कैसे बदलाव हो जाता है समझना ध्यान से। अगर ड और ढा के नीचे बिंदी लग गई तो इनका उच्चारण होगा अड अढ़। कैसे बोलेंगे इनको? अड अढ़। ऐसा लगता है जैसे जीवा इन्हें फेंक रही हो। क्यों? उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। क्या अर्थ होता है उत्क्षिप्त का? फेंका हुआ। अब ऐसा लगता है जैसे जीवा इन्हें फेंक रही हो। अड अढ़ उत्क्षिप्त। इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात। मैं पहले कह चुका था कारण सहित पता होना जरूरी है। इनको ताड़न जात क्यों कहते हैं? क्योंकि ताड़न माने होता है निकालना या भगाना। हम कहते नहीं इस कुत्ते को ताड़ना। ताड़न मतलब निकालना, भगाना। और जात मतलब क्या होता है? जाति से। ऐसा लगता है जैसे जीवा इन्हें अपनी जाति से निकाल रही हो, भगा रही हो, इसलिए इनको ताड़न जात कहते हैं। इन्हीं को द्विगुण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में ड और ढा की अपेक्षा दुगना समय लगता है। बोल के देख लो, ड ढ और अड अढ़, तो दुगना समय लग रहा है, इसलिए इनको दुगुण कहते हैं। इन्हीं को द्विपृष्ठ भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जैसे हम बोलेंगे अड अढ़, तो जीवा ऐसे होती है और घूम के ऐसे होके मसूड़े को छूती है और फिर बोलती है अड अढ़। तो ऐसे हो गए तो 2 पृष्ठ हो गए, इसलिए इनको द्विपृष्ठ कहते हैं। तो ये चारों नाम ध्यान रखने हैं। अब इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर भी कह देते हैं इनको और संयुक्त व्यंजन भी कह देते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वर्तमान समय में 4 हैं। कामता प्रसाद गुरुजी 3 बताते थे, लेकिन भाषा परिवर्तनशील है। समय समय में उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर 5 हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इसमें भी आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, छ, त्र, ये किस किस से मिलके बनते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो देखो जो 6 है ये किससे मिलके बनता है? अधूरा क और पूरा स से। अधूरा क और पूरे स से मिलके बनता है। त्रय जो बनता है वो किससे मिलके बनता है? अधूरा तय और पूरे र से मिलके बनता है। ये किससे मिलके बनता है? अधूरा तय और पूरा र से मिलकर। जहां बनता है ये अधूरा जय और या से मिलकर। और स्र बनता है अधूरा तालव्य से और र से मिलकर बनता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल किरण जांगड़ जी, बिल्कुल बहुत उपयोगी है आपके लिए। बड़े ध्यान से समझना, पूर्ण मनोयोग से समझना, ठीक है ना। देखो
बिल्कुल असगर खान जी, इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगी। बिल्कुल भी लिखने का कष्ट ना करें, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं मेरे हाथ का लिखा हुआ आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध होगा। तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना, आपको तो बस एक ही कष्ट करना है, पूरे ध्यान से, पूर्ण मनोयोग से इस क्लास को देखना है, समझना है। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, कमेंट करना है। समझ आ रही है तो हॉरिजॉन्टल मोड पर रख के मोबाइल को ध्यान से सुनो। बस देखिए यहां, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो होती है 44, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब इनको आप गिनोगे तो इनकी संख्या कितनी हो रही होगी? 52 हो रही होगी। तो कुल वर्ण 52 है, वर्ण 44 है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है ना, याद रखना। हाँ बिल्कुल प्यारी जी, सही है, बिल्कुल ध्यान से समझो इसको। अब आगे समझिए। तो ये तो बात हो गई अभी स्वरों की और व्यंजनों की, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या की। अब एक जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो ये ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। भाषा में मैंने आपको बताया था कि जो भाषा होती है उसके कई रूप हैं। जैसे हम कह देते हैं एक मातृभाषा होती है, एक राजभाषा होती है, एक राष्ट्रभाषा होती है, एक राजनयिक भाषा होती है। ये क्या होती हैं? क्योंकि इनका जानकारी आपको अभी से होना जरूरी है। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो इसको देखो कैसे समझोगे, एक बहुत ही सरल तरीके में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। बिल्कुल स्वरूप सिंह सोढ़ा जी, बहुत अच्छी बात है, अगर आप बना भी रहे हो तो ध्यान दो। देखो ये आपका गांव है और गांव की क्या होती है? गांव से बड़ी तहसील होती है, तहसील से बड़ा क्या होता है? गांव से बड़ी तहसील, तहसील से बड़ा जिला होता है, और जिला से बड़ा राज्य होता है, और राज्य किस में आता है? देश में आता है। इसके आधार पर समझना, हर चीज को अटका के समझना है, हर चीज को कारण सहित समझना है, हर चीज को ध्यान दे के समझना है। देखिए यहां पर बिल्कुल कश्मीर सिंह जी, बेझिझक आप क्लास को लो, कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल दुष्यंत कुमार जी, ध्यान दो। देखिए मैंने क्या कहा, ये आपका गांव है, गांव से बड़ी आपकी तहसील होती है, तहसील किस में आती है? आपके जिले में आती है, जिला किस में आता है? राज्य में आता है, और ये राज्य किस में आता है? देश में आता है। ध्यान से समझिए, बस यही ध्यान आपको रखना है भाषा के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से समझो। बिल्कुल पूजा कुमारी जी, आपके सिलेबस में कहीं भी हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, तो ये समझ लो कि बहुत ही उपयोगी क्लास होगी आपके लिए, ठीक है ना। गोपाल बोरा जी, हर टॉपिक कराएंगे, हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक कराएंगे यहाँ पर, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है ना। क्लास का टाइम यही रहेगा आपका 3 से 3:45। अगर कोई बदलाव होगा तो वो आपको पहले बता दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ये मैंने आपको बता दिया, अब समझो आगे, ठीक है ना। दोबारा से ध्यान दो, ये आपका क्या है? गांव है, ये क्या है? तहसील है, ये क्या है? आपका जिला है, ये आपका राज्य है, और आप भारत देश में हो, ठीक है। इसी आधार पर अब मैं भाषा को समझाऊंगा। ये क्या है? मातृभाषा है, ये क्या है? बोली है, ये क्या है? उपभाषा है, और ये क्या है? राजभाषा, और ये किस में आएगी? राष्ट्रभाषा में। अब इसको इसी क्रम से समझना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिट्टू जी, ध्यान दो। अब यहां देखिए, एक यहां लिया, एक ये ले लिया, यहां ये लिया तो यहां ये ले लिया, यहां ये आया तो यहां ये आ गया, यहां ये लिया तो यहां ये आ गया, और यहां ये लिया तो यहां ये आ गया। अब इन्हीं क्रम से समझो। आपके गांव में, मतलब घर परिवार में, माता के मुख से जो आप सीखते हो भाषा, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। तो ये क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। इसको हम क्या कहेंगे? मातृभाषा कहेंगे। तो बच्चा जो सबसे पहले सीखता है वो किससे सीखता है? घर परिवार या माता के मुख से जो भाषा बोली जाती है उससे सीखता है,
ठीक है ना। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है, पीडीएफ उत्कर्ष ऐप में ही मिलेगी, बिल्कुल आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है ना। गोपेश कुमार जी, आज से ही मानो कल से शुरुआत करी थी, आज इसको हम विस्तार से समझ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल संत यादव जी, यूपी टेट के लिए हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, सबके लिए उपयोगी होती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, माता के मुख से सीखी हुई भाषा मातृभाषा। अब देखो इसका थोड़ा सा स्तर बढ़ गया, अब क्या हो गई बोली, तो आपके गांव के आसपास के जो क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या होती है, बोली होती है। और उसका क्षेत्र और बढ़ गया, और क्षेत्र बढ़ गया मतलब अभी तो गांव में थी, फिर आपकी तहसील में हो गई, अब आपके जिले में जो भाषा बोली जाएगी वो क्या हो जाएगी, उपभाषा हो जाएगी। अर्थात जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाएगा, उसमें साहित्य रचना हो जाएगी, तो वो किस में चली जाएगी, उपभाषा में। और आपके राज्य विशेष में जो बोली जाने वाली भाषा है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, किसी राज्य विशेष में कामकाज की जो भाषा होती है, आप जो भी कामकाज करते हो, जिस भाषा में करते हो, वह उस राज्य विशेष की राजभाषा कहलाती है। और संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। क्यों है राजभाषा, क्योंकि हिंदी संपूर्ण भारत में नहीं बोली जाती। हिंदी 10 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इसलिए ये राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। और संविधान के द्वारा, बिल्कुल रंजीत कोयवत जी ध्यान से समझो, दोबारा से समझा रहा हूं, दोबारा से समझिए। ये तो मैंने आपको गांव, तहसील, जिला, राज्य और आपका गांव, तहसील और आपका जिला, राज्य और ये देश के आधार पर बताई, उसके बाद में, ठीक है ना, समझ लो। बिल्कुल मैं हाड़ोती जी ध्यान दो इधर, अच्छे से समझो। अब इसी के आधार पर मैं इस पे समझा रहा हूं। आपके गांव में, ऐसे कहूं आपके घर में, परिवार में या गांव में जो भाषा बोली जाती है, अर्थात माता के मुख से जो भाषा बोली जाती है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आपके गांव में आसपास में जो भाषा बोली जाती है वो उसको हम क्या कह देते हैं, वो आसपास में बोली जाती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बोलने वाली बोली होती है, जैसे ढूढ़ाड़ी होती है, हाड़ौती होती है, ये किस में आती है, बोली में आती है। आपके जैसे ब्रज भाषा में, ब्रज है, अब ब्रज क्या है, ब्रज कोई क्षेत्र विशेष में बोली जा रही है, इसलिए उसको हम बोली में रखते हैं। अब यहां समझना, ठीक है ना। अब इसके बाद में बोली, इसका क्षेत्र बढ़ गया, साहित्य की रचना कर दी तो उपभाषा हो गई। जिला में बोल दी या किसी क्षेत्र में, किसी कामकाज की, किसी राज्य विशेष में जो कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह वहां की राजभाषा होती है। और संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। तो याद रखना, हिंदी अभी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों नहीं है, अगर राष्ट्रभाषा होती तो सारा जो सभी कामकाज आप करते हो वो सब हिंदी में ही होता, लेकिन हिंदी में ही होता है क्या, साथ में अंग्रेजी नहीं आती क्या, क्यों आती है, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। इस वजह से विशेष ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर समझ आ गया। तो एक और है, जैसे दो देशों के बीच कोई पत्र व्यवहार हो रहा है, मान लो भारत से अमेरिका में और अमेरिका से भारत में कोई पत्र व्यवहार किया जा रहा है, तो वो पत्र व्यवहार जिस भाषा में होगा वह वहां की राजनयिक भाषा होगी। तो राजनयिक भाषा क्या होती है, इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, विषय ध्यान रखना, राजनयिक भाषा क्या है, इसको वैसे ध्यान रख लेना। राजनयिक भाषा क्या होती है, राजनयिक भाषा किसको कहते हैं, दो देशों के बीच,
दो देशों के बीच, दो देशों के बीच जो पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है, दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है, दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है, दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजनयिक भाषा कहते हैं। अब देखो, आपको भाषा को लेके राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल श्रवण मेघवाल जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे प्रश्न पूछते हो कि सर मिश्रित भाषा क्या होती है, मिश्रित भाषा किसे कहते हैं। मिश्रित भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो कई भाषाओं से मिलकर बन रही हो। अर्थात ऐसे समझ लो, ऐसी भाषा जिसमें दो भाषाओं का पुट आ जाए। मान लो जैसे हरियाणा सीमा से लगने वाले जिले हैं, अब हरियाणा सीमा से लगने वाले जिलों में हरियाणवी का पुट भी आ जाता है और राजस्थानी भाषा का भी पुट आ जाता है। अब राजस्थानी और हरियाणवी भाषा का मिलके जो पुट आ गया वो उसकी मिश्रित भाषा हो जाती है। समझ में आ गया? इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल महेंद्र गोदारा जी, सिर्फ मारवाड़ी ही नहीं, आपको सब कुछ आएगा, हिंदी भी आएगी और भी सब कुछ आएगा। बिल्कुल ना घबराओ। लाखन रौंडिया जी ध्यान दो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। राजनयिक तो क्या होती है राष्ट्रभाषा, क्या होती है राजभाषा। याद रख लेना, हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, क्योंकि पूरे भारत में इसको नहीं बोला जाता। अगर पूरे भारत में सिर्फ हिंदी बोली जाती तो इसको हम राष्ट्रभाषा कह सकते थे। पूरे भारत में तो नहीं बोली जाती। 10 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इसलिए हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, राजभाषा कहेंगे। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। संपर्क भाषा होती है, एक दूसरे से हम जो संपर्क करते हैं किस भाषा में करते हैं। जैसे आप अपने घर वालों से जो बात कर रहे हो वो किस भाषा में कर रहे हो, क्षेत्रीय भाषा में, तो वो आपकी क्या हो गई, संपर्क भाषा हो गई। ये बात विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, राष्ट्रीय भाषा मल्टीप्रीत जी पूछ रहे हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो राष्ट्रीय भाषा हम संस्कृत को कह सकते हैं, हिंदी को नहीं कह सकते। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। संस्कृत को समझना है, विशेष ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल अमन सिंह जी, हिंदी की उत्पत्ति बता चुका हूं मैं, बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, ये मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। तो ये भाषा के बारे में। अब जो भाषा के माध्यम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर बात की जाए भाषा के माध्यम, किसी भी भाषा को समझने के लिए जो माध्यम होते हैं वो 3 माध्यम होते हैं। भाषा के माध्यम कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब भाषा के 3 माध्यम कौन कौन से होते हैं ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो भाषा के 3 माध्यम होते हैं। या तो मैं आपसे कोई बात कहूंगा तो कैसे कहूंगा, बोलकर। या तो मैं आपसे कोई बात कहूंगा तो कैसे कहूंगा, बोलकर। या फिर मैं आपसे कोई बात कहूंगा तो कैसे कहूंगा, लिखकर। अथवा मैं आपसे कोई बात कहूंगा तो किससे कहूंगा, संकेतों के माध्यम से। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कैसे कहूंगा, बोलकर। बोल के नहीं कह पा रहा तो फिर किससे कहूंगा, लिखकर। और मैं ना तो बोल सकता हूं ना लिख सकता हूं, फिर मैं क्या करूंगा, संकेत करूंगा। तो विचार अभिव्यक्ति के जो माध्यम होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। विचार अभिव्यक्ति के कितने माध्यम होते हैं, 3 माध्यम होते हैं। एक तो बोलना, एक क्या होता है लिखना, और एक क्या होता है संकेतों के माध्यम से। तो विचार अभिव्यक्ति के कहूं या भाषा के माध्यम कहूं, कितने होते हैं, 3। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है स्वरूप सिंह सोढ़ा जी ने कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, हालांकि इस बात को अभी अपडेट नहीं किया गया है। अभी तक जो चीनी की भाषा है मंडारिन,
उसको विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कहा जाता है। लेकिन अगर सच देखा जाए तो हिंदी होनी चाहिए पहले स्थान पर, लेकिन इसको तीसरे स्थान पर जगह दी जा रही है। बहुत जल्दी ये आपको अपडेट करके बता दिया जाएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अभी हालांकि ये चीज अपडेट नहीं की गई, मंडारिन को ही बताया जाता है। अब यहां दो बात निकल के आती हैं, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो अभी तो चीनी की मंडारिन को बताया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को, और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अगर बोली की बात की जाए तो विशेष ध्यान रखना कौन सी है, भोजपुरी बोली है। भोजपुरी बोली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोलियों में आती है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। अब समझो आगे, बिल्कुल आपका प्यार और ये आशीर्वाद ऐसे बना रहा, आपका प्यार और ये सहयोग ऐसे मिलता रहा तो कोई ऐसे आंकड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हो कि उत्कर्ष इतिहास बनाने में ही रहा है, इतिहास उत्कर्ष ने ही रचे हैं, तो वो भी समय दूर नहीं आप भी एक इतिहास रचोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों बड़े ध्यान से समझना। तो भाषा के माध्यम तो हमने कितने लिख दिए, 3। या तो आप किसके माध्यम से सीखोगे, बोलकर, या तो आप कोई बात कहोगे बोलकर, या फिर लिखकर, अथवा किसी संकेत के माध्यम से। अब बात करी जाए अगर भाषा के कौशल की, देखो अलग अलग बातें हैं, इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है, और मैं आपको हर तरह की बात यहां बताऊंगा। भाषा के अगर कौशलों की बात करें तो किसी भी भाषा के जो कौशल होते हैं उसमें जो कौशल होंगे, तो हिंदी भाषा में अगर बात करें कौशल की तो कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने दोनों चीजों को एक साथ इसीलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको यह समस्या ना रहे, ठीक है ना। अगर बात करें कि भाषा के कितने माध्यम हैं तो आपका उत्तर आना चाहिए 3। कौन कौन से, आप किसी से भाषा का प्रयोग करोगे, या तो उसको बोलकर समझाओगे, या फिर लिखकर, अथवा किसी संकेत के माध्यम से। लेकिन अगर कौशल की बात करें तो भाषा के कौशल कितने होते हैं, तो याद रखना भाषा के कौशल होते हैं 4। कितने कौशल होते हैं भाषा के, 4 कौशल होते हैं। अब 4 कौशल कौन कौन से होते हैं ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। 4 कौशलों की बात करें तो सुनना, इनका क्रम भी ध्यान रखना है, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले आप जब पढ़ने गए तो जाके चुपचाप बैठे थे। पहली जो क्लास आपने ज्वाइन करी थी जब आप छोटे थे, पहली बार जब विद्यालय गए थे, तो आपने सबसे पहले क्या किया, चुपचाप जाके बैठ गए, बस सुनते रहे। सुनने के बाद में आप थोड़े दिन और सुनते सुनते आपको कहां खड़ा कर दिया, आगे, और बोला कि अब आप सुनाओ। तो आपने पहले सुना, फिर उसके बाद में बोला। बोलने के बाद में आपसे कहा कि अब आप पढ़ना सीखो, फिर पढ़ना सीखा, और अंत में आपने फिर लिखना शुरू कर दिया। तो आपका जो क्रम है वो क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, सुबोपली। इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, सुबोपली। और संस्कृत में इसको हम क्या लिख देते हैं, संस्कृत में इसको हम क्या कह देते हैं, श्रवण, वदन, पठन और लेखन। अब इसको शॉर्ट में संस्कृत में क्या कह देते हैं, श्रवपले। शॉर्ट में इसको संस्कृत में क्या कह देते हैं, श्रवपले कह देते हैं। तो तीनों तरीके मैंने लिख दिए। अब इसमें एक जो जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है, मारिया मोंटेसरी बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, वो अंतिम 2 क्रम को बदल देती हैं। वो कहती हैं कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद में बोलता है, बोलने के बाद में लिखता है, फिर पढ़ता है। वो ये क्रम बताती हैं, और बाकी मारिया मोंटेसरी के अलावा बाकी सब जो क्रम बताते हैं वो क्या बताते हैं, जो मैं आपके सामने
लिख चुका हूं, यह क्रम बताया जाता है। तो भाषा क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। मैं मेरे विचार आप तक, आप अपने विचार मुझ तक किसके माध्यम से पहुंचाते हो? भाषा के माध्यम से पहुंचाते हो। भाषा के जो मुख्य माध्यम होते हैं वो 3 होते हैं, भाषा के जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं। ये सब बातें भी आपको विशेष ध्यान रखनी है, ज्यादा नहीं पर कम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार फिर से आपको लौट के किस में आना है? उसी पुराने डर्रे में जो आप छोड़ के आए हुए हैं। अब आज से जो प्रश्न है उससे संबंधित यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। जो भी 5 प्रश्न मैं आपको देता हूं वो पढ़ाए हुए में से ही होता है, इनको आपको जरूर देखना होता है, ठीक है ना? बिल्कुल स्वरूप सिंह सोढ़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, ये बात बड़े विस्तार से कर चुके हैं हम। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, इनको स्पष्ट करना है। पंचम वर्णों का क्रम निश्चित करें, गलत हो जाता है हमसे क्रम, जो नहीं होना चाहिए। संयुक्ताक्षरों को समझाएं, इसकी भी चर्चा करेंगे। और स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन में क्या अंतर होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे कल इसी समय 3 बजे से। तो सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।